नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां के पानीपत में आरएसएस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। मोहन भागवत समेत संघ के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक से पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद। कोविड के बाद संघ की शाखा का काम बढ़ा है। हर मंडल में शाखा शुरू करना हमारा लक्ष्य है। संघ में विद्यार्थियों की 7% की संख्या है। तो हरियाणा में आरएसएस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आरएसएस की बड़ी बैठक जो है हरियाणा की ऐतिहासिक धरती पर शुरू हो गई है। संघ की बैठक में खास रणनीति बनाई जाएगी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई है। 14 मार्च तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है। स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवाएं की है और ये जानलेवा खतरा होने के बावजूद स्वयंसेवक बाहर निकले हैं और उसके बाद स्वयंसेवकों ने प्रयत्न करते हुए आज जो वृद्धि हुई है तो स्थानों में करीब 3700 ज्यादा वृद्धि हुई है 2020 की तुलना में। यानी पुराना कार्य तो स्थापित किया ही है, तो उससे थोड़े आगे बढ़े हैं। शाखाओं में संख्या 6160 बढ़ी है। साप्ताहिक मिलन संख्या 6543, ये करीब 32% राइज है। बाकी पहले जो बताया उसमें 10% राइज है। और संघ मंडली में 1680 संख्या बढ़ी है, ये करीब 20% राइज है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए आरएसएस की ये बड़ी बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा की जाएगी? होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, इसको नाम दिया गया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, वो सभी यहाँ पर इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं। और पिछले 1 साल में क्या कुछ संघ की तरफ से पूरे देश भर में किया गया, उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम कार्यों पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा आगामी आने वाला जो एक नया वर्ष है उसके लिए जो एजेंडे हैं वो तैयार किए जाते हैं। हालांकि आज इसकी जो शुरुआत है, उसकी जब शुरुआत की गई तो मनमोहन वैद जी की तरफ से इस बात की विधिवत जानकारी दी गई कि आज की जो ये बैठक है जो ये 14 तारीख तक चलेगी, 14 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। इस बार का जो जगह है वो हरियाणा को चुना गया है। अलग अलग जो राज्य होते हैं हर साल उन राज्यों को चुना जाता है और वहाँ पर इस तरीके की जो बैठक है वो की जाती है। अगर इस प्रतिनिधि बैठक की मैं बात करूँ, तकरीबन 1400 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। इसके अलावा 34 से 35 जो संघ के अनुवांशिक संगठन है, जो अलग अलग संगठन है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, इसके अलावा मजदूर संघ की बात करें, इसके अलावा हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, उन संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको इस बैठक में बुलाया जाता है और 1 साल में क्या क्या कार्य हुए हैं उन कार्यों की व्यापक समीक्षा की जाती है। देखिए, जो पूरा इस बैठक का दृष्टिकोण है अपने आप पे, इसलिए इसको पॉलिटिकल भी लोग बनाते हैं, राजनीतिक इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि संघ की अगर हम बात करें तो पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसमें जगह जगह पर तमाम राज्यों में अलग अलग संघ के जो कार्यकर्ता हैं बड़े समूह में वो उनकी शाखाएं चलती हैं। हालांकि जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इस जो ये बैठक शुरू हो रही है, इन बैठकों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी, क्योंकि संघ में अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर के कहा जाता है उनकी हिस्सेदारी नहीं, तो इस पर भी कहा गया कि खास करके जो महिला वर्ग है उनकी भी हिस्सेदारी संघ में बढ़ी है। इसके अलावा जो
संघ की वेबसाइट है उस पर बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। तकरीबन अगर एक वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो 1,60,000 अप्रोच जो है लोगों की तरफ से वो ऑनलाइन किए गए हैं। इसके अलावा इस तरीके के जो तमाम प्रकल्प हैं संघ द्वारा, चाहे सेवा भाव की बात करें, कोरोना महामारी का जो दौर आया उसमें किस तरीके से पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सेवा भाव को किया, उसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इसकी आज जो शुरुआत की गई है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही इस अखिल भारतीय जो ये बैठक चल रही है प्रतिनिधि सभा, इसकी जब शुरुआत की गई तो सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, शांति भूषण जैसे तमाम जो बड़े नाम हैं जो राजनीतिक गलियारे में थे उनको याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि देने के साथ इस जो बैठक की शुरुआत है वो की गई। फिलहाल 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा, जो भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे, जो प्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव आएंगे तमाम देश भर से, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उन पर व्यापक रूप से जो चर्चा है वो भी की जाएगी। साल 2025 में संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उसको लेकर भी शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार पर भी इसमें योजना बनाई जा सकती है? और इसके साथ साथ 24 में देखिए लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसमें एक रणनीति तैयार की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए संघ अपने शताब्दी वर्ष की तरफ बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे बहुत सारी जो उसकी तैयारियां हैं विस्तार को लेकर के वो भी बड़े पैमाने पर चल रही हैं, तो उसकी एक तैयारी जो है वो यहाँ जरूर देखने को मिलेगी और उसके बारे में जो जानकारी है वो बैठक के बाद बताई जाएगी किस तरीके से शताब्दी वर्ष की तैयारी की गई है और किस तरीके का ये पूरा प्रारूप रहने वाला है। हालांकि आपने 2024 का जिक्र किया, निश्चित तौर पर संघ की जब इस तरीके की बड़ी बैठक किसी राज्य में आयोजित की जाती है तो एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण भी उसमें निकल करके आता है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव है उन चुनाव को देखते हुए भी क्या भूमिका रहने वाली है संघ की। और इस बैठक में एक सबसे बड़ी बात यह है चारुल कि इसमें जो बैठक का ये आखिरी दिन होगा प्रतिनिधि सभा का, उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कुल मिला जुला करके 2024 की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो इस तरीके की बैठकें होती हैं उसमें सबसे पहले जो संघ का जो पूरा दृष्टिकोण होता है, पूरे एक साल में जो सेवा भाव हुआ है, संघ द्वारा जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, इसके अलावा जो संघ प्रमुख के जगह जगह के जो प्रवास होते हैं, अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तमाम ये जो पूरा का पूरा जो एक प्रकल्प रहता है इसकी पूरी जो जानकारी है वो इन बैठकों में की जाती है। इसके अलावा जो प्रतिनिधि इसमें आए हुए हैं उनसे सीधे तौर पर सुझाव भी लिए जाते हैं कि किस तरीके से समाज में और जो कार्यों को जो उत्थान कार्य करने हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं। और अमूमन जब इस तरीके की बैठक होती है तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो जरूर की कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई अहम विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी है। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में CISF के 54वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब इसके उद्योग, हवाई अड्डे और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। CISF ने 53 सालों में CISF की स्थापना के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। पीएम मोदी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और अगर इस लक्ष्य को पूरा करना है तो हमारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगा। CISF के स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगे। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि CISF की 54वें स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं और ये जो वार्षिक परेड है वो पहली परेड है जो दिल्ली से बाहर भारत के गौरवमयी शहर हैदराबाद में हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। ये तो 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है।
तो देखिए हैदराबाद पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर सीआईएसएफ के स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें भी कही। फिलहाल आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित 54वें स्थापना दिवस पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के कर्मियों को बधाइयां भी दी और देश की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया। शाह ने कहा कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं हैदराबाद से। सीआईएसएफ की स्थापना देखिए 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। तब से हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है और आज इसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। 11 मार्च को देखिए शाह ने कहा था कि सीआईएसएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभ में से एक है। इस बार इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, लेकिन पहली बार सीआईएसएफ स्थापना दिवस दिल्ली में आयोजित किया गया था। पिछले साल की अगर बात कर लें तो सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो गाजियाबाद में मनाया गया था, इंदिरापुरम में, जहां पर सभी अर्धसैनिक बल अपना स्थापना दिवस इस बार दिल्ली से बाहर मना रहे हैं। सीआईएसएफ स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कर्मियों को धन्यवाद भी दिया। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह देखिए, क्योंकि हैदराबाद में है, सीआईएसएफ के स्थापना दिवस में शामिल हो रहे हैं, तमाम जानकारियां जुटाते हुए और इसके साथ ही जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें तमाम बारीकियां बता रहे हैं। शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी को अगर पाना है, अगर उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो सीआईएसएफ इसके लिए बेहद जरूरी है। देखिए एक बड़ी खबर, आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। मिशन कर्नाटक पर है बीजेपी और ऐसे में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाएंगे, जहां 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 8,480 करोड़ की लागत से बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ का भी उद्घाटन करेंगे यहां पर पीएम। 850 करोड़ की लागत से आईआईटी धारवाड़ बनाया गया है। मिशन कर्नाटक पर है इस वक्त बीजेपी और ऐसे में प्रधानमंत्री आज कर्नाटक जाएंगे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे उसे समर्पित किया जाएगा। कर्नाटक का किला फतह करने के लिए बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। कभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो कभी गृह मंत्री और आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो क्या खासियत है एक्सप्रेसवे की? 118 किलोमीटर लंबा है, 10 लेन का है ये एक्सप्रेसवे। 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, जिसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं कि किन मायनों में खास होगा। बेंगलुरु मैसूर के बीच की दूरी
75 मिनट में अब पूरी हो जाएगी, जो कि पहले 3 घंटे हुआ करती थी। इसके तहत 4 रेल ओवरब्रिज का निर्माण जो है वो भी किया जाएगा। 9 बड़े और 40 छोटे पुलों का निर्माण भी इसके लिए किया जा रहा है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की खासियत जो हम आपको बता रहे हैं, 89 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण भी किया जाएगा। धारवाड़ आईआईटी जो कि राष्ट्र को समर्पित होगा, उसकी खासियत 850 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया गया है। फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, जो कि आज समर्पित हो जाएगा राष्ट्र को। बीटेक के साथ साथ तमाम कोर्सेज इसमें हैं। बीटेक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स इसमें शामिल है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है। आज कर्नाटक को क्या क्या सौगात मिलने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। करीब 20 करोड़ की लागत से इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि आज प्रधानमंत्री जिसका लोकार्पण करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सतीश कौशिक केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सतीश कौशिक के दोस्त विकास मालू की पत्नी ने बड़ा दावा किया है। महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 15 करोड़ के लिए सतीश कौशिक की हत्या की गई है। मेरे पति ने 15 करोड़ के लिए सतीश कौशिक को मार डाला। हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे, वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा, और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा। विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है, उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा, मैं इनका काम तमाम करूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।